गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अनुराधा राजपूत आपकी विज्ञान की अध्यापिका और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी विज्ञान का पाठ 15 हमारे चारों ओर वायु। इस पाठ में हम सबसे पहले पढ़ेंगे वायु के बारे में। वायु क्या होती है? वायु हमारे चारों ओर मौजूद है। हम अपने आसपास मौजूद हवा को देख नहीं सकते हैं, लेकिन जब पत्तियां सरसराहट करती हैं तो हम समझ जाते हैं कि यह हवा के कारण हो रहा है। वायु जो होती है हमें महसूस होती है, लेकिन हम इसको देख नहीं पाते हैं। सिर्फ हम इसे महसूस करके समझ सकते हैं कि वायु चल रही है। हमारे जीवन में वायु का महत्व क्या है, तो अब हम उसके बारे में समझेंगे। वायु का महत्व: हर सजीव को सांस लेने के लिए हवा चाहिए। किसी पदार्थ का दहन करने के लिए हवा चाहिए। हवाई जहाज और चिड़िया हवा की अनुपस्थिति में नहीं उड़ पाएंगे। पृथ्वी पर हवा के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसका मतलब जितने भी सजीव हैं उनको जिंदा रहने के लिए सांस लेने की ज़रूरत होती है, और ये जो सांस लेने के लिए हमें वायु की आवश्यकता होती है। किसी पदार्थ को दहन करने के लिए या जलने के लिए भी हवा की ज़रूरत होती है। यदि हवा ना हो तो सभी पक्षी, चिड़िया, हवाई जहाज उड़ नहीं पाएंगे। और यदि हवा पूरी तरह से ख़त्म हो जाए तो हम पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी सजीवों को जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए वायु या हवा की आवश्यकता होती है। हवा का संगठन: वायु कई गैसों, जल वाष्प और धूल कणों का मिश्रण है। वायु में उपस्थित कुछ गैसों के बारे में नीचे दिया गया है। हवा या वायु में 3 गैसें मुख्यतः होती हैं: नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जिनमें से 2 मेन हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जो काफ़ी बड़े घटक के रूप में वायु में उपस्थित होती हैं। वायु का सबसे बड़ा घटक नाइट्रोजन है। हमारे आसपास की वायु का 79% हिस्सा नाइट्रोजन है। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। पादप हवा में मौजूद नाइट्रोजन को प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण नहीं कर पाते हैं। मिट्टी में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन के ऐसे कंपाउंड बनाते हैं जिन्हें पौधे आसानी से ग्रहण कर सकें। दूसरा घटक होता है ऑक्सीजन। हवा का दूसरा बड़ा घटक ऑक्सीजन है। हवा का 21% हिस्सा ऑक्सीजन से बना है। हर सजीव को श्वसन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन के बिना किसी वस्तु का दहन करना असंभव है। श्वसन और दहन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? हवा के शेष 1% हिस्से में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य कई गैसें, जलवाष्प और धूल कण होते हैं। सजीवों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पादप कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस तरह पौधे हमारे वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। क्या होता है वातावरण में? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मुख्य गैसें होती हैं। हमें श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, और ये जो ऑक्सीजन होती है वो हमें पेड़ पौधों से मिलती है। हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, जबकि
पौधे इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं और इस प्रकार हमारे वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। पानी में भी हवा मौजूद रहती है। जो जल होता है उसमें भी वायु होती है। तो जल में घुली हुई वायु के कारण ही जलीय जीव पानी के भीतर सांस ले पाते हैं। जब आप पानी को उबालते हैं तो उसमें से बुलबुले निकलते हैं। ये बुलबुले इस बात की पुष्टि करते हैं कि जल में वायु होती है। क्या होता है, जो पानी जल होता है, जैसे नदियाँ, तालाब, समुद्र, उसमें बहुत सारे जलीय जंतु रहते हैं जिन्हें श्वसन करने के लिए या सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये ऑक्सीजन उन्हें पानी में से ही मिलती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो पानी में घुली हुई रहती है। अब हम एक क्रियाकलाप करेंगे जो वायु में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की उपस्थिति को दिखाएगा। इसके लिए मोमबत्ती, कांच का गिलास और एक पेन लेंगे। पेन में हम पानी भर देंगे, मोमबत्ती को पेन में खड़ा करेंगे और फिर मोमबत्ती को जला देंगे। इसके बाद मोमबत्ती को गिलास से ढक देंगे। हम देखेंगे कि मोमबत्ती कुछ देर में ही बुझ जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो गिलास के भीतर उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग मोमबत्ती को जलाने में होता है। जब सारा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है तो मोमबत्ती बुझ जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड दहन का विरोधी है। हमको करना क्या है? एक पेन लेना है, एक कांच का गिलास लेना है और उसके अंदर एक मोमबत्ती रखनी है और उसको जला देना है। कुछ देर बाद क्या होगा, जो ग्लास के अंदर हवा होगी उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा होगी उसका उपयोग करके ये मोमबत्ती लगातार जलती रहेगी। लेकिन जब ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो ये जो मोमबत्ती है वो बुझ जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो ऑक्सीजन होती है वो दहन में सहायक होती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो दहन का विरोधी होता है। जब मोमबत्ती बुझ जाती है तो जल की कुछ मात्रा ग्लास के भीतर खिंच जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन ऑक्सीजन के आयतन से कम होता है। आपने यह भी देखा होगा कि इन सब गतिविधियों के बाद भी गिलास के भीतर वायु की अच्छी खासी मात्रा है। इस वायु के अधिकांश हिस्से में नाइट्रोजन रहता है। नाइट्रोजन गैस दहन का समर्थन नहीं करती है। अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर को करेंगे। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, वायु के संघटक क्या हैं? तो वायु के संघटक हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य गैसें, जलवाष्प और धूल के कण। प्रश्न नंबर 2, वायुमंडल की कौन कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है? तो वायुमंडल की सिर्फ एक ही गैस जो ऑक्सीजन है श्वसन के लिए आवश्यक होती है। प्रश्न नंबर 3, आप कैसे सिद्ध करेंगे कि वायु ज्वलन में सहायक होती है? वायु जलन में सहायक होती है, इसको सिद्ध करने के लिए हम एक प्रयोग करेंगे। इसके लिए हम एक मोमबत्ती, कांच का गिलास और पेन लेंगे और पेन में पानी भर देंगे। मोमबत्ती को पेन में खड़ा कर देंगे और फिर मोमबत्ती को जला देते हैं। उसके बाद मोमबत्ती को गिलास से ढक देते हैं। हम देखेंगे कि मोमबत्ती कुछ ही देर में बुझ जाती है। इससे पता चलता है कि वायु का कोई ना कोई अवयव दहन में सहायक है। जब वह अवयव पूरी तरह से समाप्त हो जाता है तो दहन बंद हो जाता है। प्रश्न नंबर 4, आप कैसे दिखाएंगे कि वायु जल में घुली हुई होती है? इसके लिए क्या करेंगे, हम एक पैन में पानी लेंगे और उसको गर्म करेंगे। जब पानी गर्म हो
जाए तो हम देखते हैं कि पानी की सतह पर छोटे छोटे बुलबुले दिखाई देते हैं। ये बुलबुले पानी में वायु के घुले होने के कारण बनते हैं। इसलिए जब पानी को गर्म किया जाता है तो घुली हुई वायु बुलबुलों के रूप में बाहर आती है। प्रश्न नंबर 5, रुई का ढेर जल में क्यों सिकुड़ जाता है? रुई का ढेर जल के अंदर इसलिए सिकुड़ जाता है क्योंकि जो रुई होती है उसके अंदर बहुत सारी हवा भरी हुई होती है और इसी वजह से वह फूला हुआ होता है। किंतु जैसे ही इसे जल में डुबोया जाता है इसके अंदर की हवा निकल जाती है और जिसके कारण यह सिकुड़ जाता है। प्रश्न नंबर 7, पृथ्वी के चारों ओर की वायु की परत डैश कहलाती है। तो पृथ्वी के चारों ओर की वायु की परत वायुमंडल कहलाती है। प्रश्न नंबर 8, हरे पौधों को भोजन बनाने के लिए वायु के अवयव की आवश्यकता होती है। तो हरे पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 9, 5 क्रियाकलापों की सूची बनाइए जो वायु की उपस्थिति के कारण संभव है। तो 5 क्रियाकलाप जिनके लिए वायु की उपस्थिति ज़रूरी है या उसी के कारण संभव है निम्न है। पहला, नाव को खेने में, पैराशूट के काम करने के लिए, पतंग उड़ाने के लिए, किसी चीज को जलाने के लिए और फिरकी घुमाने के लिए। प्रश्न नंबर 10, वायुमंडल में गैसों के आदान प्रदान में पौधे तथा जंतु एक दूसरे की किस प्रकार सहायता करते हैं? इसका उत्तर है पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ते हैं, जबकि जीव जंतु और पौधे दोनों श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस तरह पौधे तथा जंतु वायुमंडल में गैसों के आदान प्रदान में एक दूसरे की सहायता करते हैं। आपको इस पाठ के प्रश्नोत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इसलिए आप इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को याद कीजिए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।